मेरे पसीने छूट रहे थे सिर्फ यही सोचकर कि मेरी जेठानी बिना मेरे जेठ के प्रेग्नेंट कैसे हो गई। एक दिन मैंने उनको छुपकर रात में देखा तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि मैंने जो देखा वो मेरे समझ से बाहर था। मेरी जेठानी अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। उसके बाद तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि हमारी बेटी पूनम के लिए कोई अच्छा लड़के की तलाश कर रहे हैं। मेरी शादी की बातें मेरे दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मेरे रिश्ते की बात न करें तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं अब 12th क्लास में थी, तब ही रोहित को दिल दे बैठी। रोहित भी मुझसे बेहद प्यार करता। कॉलेज भी पूरा हो चुका, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। रोहित पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और अच्छे घर का, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर रोहित के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और वह इन सब प्यार वार में बिल्कुल खिलाफ थे। मैं आखिर किससे बात करती, क्योंकि घर में माँ पापा और बड़े भाई के सिवा कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने ये मंजूर नहीं था कि उसकी घर की लड़कियां लव मैरिज करें। घर में रिश्ते की बात सुनकर मैंने रोहित को बताना ज़रूरी समझा। दूसरे दिन मैंने रोहित से मिलने का प्लान बनाया। रोहित से मिलने के बाद मैंने रोहित को सब कुछ बता दिया कि घर में मेरे रिश्ते की बात चल चुकी है। ये सुनकर रोहित तिलमिला उठा और घबरा सा गया, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी किसी और की हो जाऊं ये उसे मंजूर नहीं था। रोहित ने मुझे भाग कर शादी करने को कहा, लेकिन ये बात मैं उसकी नहीं मानी, क्योंकि भले ही मैं रोहित से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप से भी बहुत प्यार करती थी। मैं भागकर उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे मैं रोहित से बात करके घर पर आई। आते ही माँ ने कहा कि देखो बेटी पूनम, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है और वह भी आएगा खुद तुम्हें देखने, इसलिए तुम अपने अच्छे साज श्रृंगार की तैयारी आज से शुरू कर दो। सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं रोहित के सिवा किसी और के बारे में सोच भी मुझे ज़रा भी मंजूर नहीं था। मैंने तुरंत रोहित को फ़ोन लगाया और बताया। रोहित ने कहा कि तुम कैसे भी करके कल जो देखने आ रहा है उससे कहलवा देना कि तुम उसे पसंद नहीं हो, इसके बाद मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने कई तरीके सोचे कि ऐसा क्या करूं कि जिससे वह लोग को मैं ना पसंद हो जाऊं। खैर, दूसरे दिन उनका आना हुआ और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने लड़के और मुझे अकेले में कुछ बात करने को कहा। हम लोग छत पे चले गए। कुछ देर पढ़ाई लिखाई की बात करने के बाद मैंने हिम्मत करके अपने उनसे कहा कि किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर उन्हें आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा कि तो आप किसी और से प्यार करती हैं, तो हम लोग को क्यों यहाँ पे बुलाया? क्या आपने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया है? नहीं नहीं, मैंने कहा मेरे पापा को ये सब मंजूर नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी ना बता सकी, लेकिन अगर आप मना कर देंगे तो शायद मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और लड़का अच्छे विचार वाला था, इसलिए मेरी बात को समझ गया। उसने नीचे आकर कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि इसके और मेरे विचार रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। ये सुनकर सब लोग को बहुत धक्का सा लगा। फिर वे लोग चले गए, पर मेरे पापा बहुत गुस्से में आ चुके थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकल, तभी एक दिन हमारे घर पर हमारे गांव के अंकल आए, जो रिश्ते करवाने का काम करते थे। उन्हें देखते मेरे दिल घबराने लगा कि कहीं ये कोई रिश्ता लेकर तो नहीं आए। आखिर वही हुआ, वे मेरे रिश्ते लेकर आए थे। पापा से बात की और कहा कि अच्छा लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है, घर परिवार भी अच्छा है, कल हम लोग उन्हें देखने चलेंगे। पापा भी सहमत हो गए। दूसरे दिन सब लोग लड़का देखने निकल गए। तभी रोहित का कॉल मेरे पास आया। वे बड़ा खुश लग रहा था। कहने लगा कि देखा मेरा कमाल। मैं कुछ समझी नहीं। फिर
उसने कहा कि तुम्हारा जहाँ लड़का देखने जा रहे हैं वो लड़का कोई और नहीं मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर रोहित ने कहा कि तुम्हारे गांव के जो अंकल हैं वह मेरे मामा जी के दोस्त हैं। तभी मैंने अपने मामा जी से बात की और उन्हें उन अंकल से बात की और वे तुम्हारे घर आ गए। रोहित कहने लगा कि अब बस उन लोगों को हमारा घर परिवार पसंद हो। इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। अब क्या था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सब एक ही डर था कि कहीं पापा को रोहित या उसका परिवार पसंद नहीं आया तो। लेकिन जैसे तैसे पूरे दिन निकल गए। शाम को सब लोग ने आकर कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद वे लोग हमारी पूनम को देखने आ रहे हैं। अब मेरी जान में जान आ चुकी थी कि अब सब सही हो जाएगा। इसी तरह वह लोग भी आ गए मुझे देखने और उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई। आखिर आती भी क्यों नहीं, उनके बेटे की जो पसंद थी। रिश्ता तय हुआ, सगाई भी हो गई। अब शादी की तारीख भी निकल चुकी। घर वालों के लिए तो दिन बहुत कम थे, लेकिन मेरे और रोहित के लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हम दोनों को जल्दी से अब एक होना था। खैर जैसे तैसे दिन निकल गए और आखिर हमारी शादी का दिन आ चुका था। आज हमारी शादी के दिन ही हमें एक और खुशखबरी मिल गई कि रोहित की सरकारी नौकरी लग गई। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। मेरी आंख में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जितनी खुशी रोहित के साथ शादी होने की थी, उतना ही दुख माँ बाप से दूर जाने का था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और चल पड़ी अपनी नई दुनिया बसाने अपने प्यार रोहित के साथ। ससुराल पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे, खूब प्यार दे रहे थे मुझे। सभी रस्मों को पूरा किया गया और रिश्तेदार से आई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली में लग गई। रात का समय हुआ, मुझे मेरे कमरे में बैठाया गया। आज वे दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। रोहित कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर हम लोग ने अपने पुराने दिन याद किए और फिर प्यार की बातें करते करते अपनी इस हसीन रात को एंजॉय करने लगे। सुबह उठकर मैं नहा धोकर सबके लिए चाय बनाई, सबको दे दी। फिर अपनी और रोहित की चाय अपने कमरे में ले गई और दोनों एक साथ चाय पी। फिर रोहित अपने जॉब पे चला गया और मैं घर के काम में लग गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी और रोहित और मैं ही थे। मेरे जेठ जी विदेश में रहते थे। 1 साल पहले वे विदेश चले गए थे। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, एक बेटी की तरह ही मेरे साथ रहते थे। मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती थी। मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थी। कुछ दिन बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा अपनी जेठानी के बारे में। वे अपने कमरे में जाते ही हंसने ठिठोली करने की आवाज़ करने लगती और कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती है। मुझे बहुत अजीब सा लगता, लेकिन फिर मैं सोचती कि जेठानी जी के साथ बात करती होंगी और वही बात प्राइवेट चीज़ की जो वह पहले ही होगी, जो अभी तक रखी हुई है। खैर मेरा वहम मैंने वही ख़त्म कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को प्यार से दे रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि पूनम, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है, क्या तुम इसे बधाई नहीं दोगी? मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था कि जेठ जी तो 1 साल से विदेश में हैं, तो फिर जेठानी जी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? लेकिन मेरे अलावा किसी ने भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। मैंने जेठानी जी को बधाई दी और अपने काम में लग गई। लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ वही अटका हुआ था कि आखिर ये हुआ तो कैसे। खैर दिन निकल गए। सब लोग मेरी जेठानी की देखभाल कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानते हैं कि जेठ जी यहाँ नहीं है, इसके बावजूद भी प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? मैंने रोहित से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से बात को टाल दिया। अब मैं अपनी जेठानी पे नज़र रखना शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर की खिड़की से झांक कर सब देखना चाहा।
तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े लेकर अपने बाथरूम में चली गई। उनके हाथ में वह सब सामान था जो एक पति पत्नी संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखकर तो मैं मानो पागल सी हुई जा रही थी। यह सोच सोच कर आखिर क्या चल रहा है। मैं रोज़ अपनी जेठानी पे नज़र रखने लगी। जब भी वह बाहर जाती तो मैं उनका पीछा करती थी और जब घर पे भी उन पे नज़र रखती। मैंने उनकी एक और बात भी पकड़ ली थी कि वे कभी भी सबके लोग के साथ खाना नहीं खाती थी। वे अपना खाना अपने कमरे में डालकर ले जाती थी और खाना भी इतना कि 2 लोग खाएं। मेरी जेठानी अकेले इतना खाना कैसे खा सकती थी। दिखने में तो वह बिल्कुल दुबली पतली सी थी। अब तो मेरे सिर पर एक भूत सा सवार था कि कैसे भी करके मुझे यह पता लगाना है कि आखिर क्या बात है। ऐसे एक दिन मैंने अपनी जेठानी से यूं ही बातों बातों में पूछ लिया कि जेठ जी कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 महीने बाद आएंगे। उनके जवाब ने मुझे थोड़ी घबराहट सी लगी। मैंने फिर बात को अपनी जेठानी का पीछा करते हुए उन्हें को देखने का प्रयास किया। तभी फिर मैंने जो देखा उसके बाद से तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अकेले नहीं थी, कोई और था उनके साथ। लेकिन वे कौन था मैं देख नहीं पाई और दोनों लोग बेड पे चले गए। लेकिन वहाँ पर अंधेरा सा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे सब देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं यही सोचकर दुखी हो रही थी कि बेचारे जेठ वहाँ इन लोगों के लिए कमाई कर रहे हैं और यहाँ ये जेठानी जी उन्हें धोखा दे रही हैं। पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही हैं। बस ये सब सोचते सोचते मुझे अपने सास ससुर पे भी गुस्सा आ रहा था कि वे लोग सब कुछ जानते हुए भी इनका साथ क्यों दे रहे हैं। वे लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मुझे अब पूरी सच्चाई सामने लेकर आनी ही थी और मैंने बिना सोचे समझे पूरे घर वालों को आंगन में बुलाया और जेठानी जी के बारे में सवाल करने लगी। सब लोग ने मुझे शांत होने को कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाई। तभी रोहित आ जाते हैं और सब लोगों को चुप करवा कर मुझे कहते हैं कि तुम्हें सच जानना है, न जान तो सुनो। रोहित कहने लगे कि मेरे भाई कोई विदेश नहीं गया है, जबकि वे तो यहीं रहता है हमारे घर में। ये सुनकर तो मैं जैसे हक्की बक्की सी रह गई। फिर मेरे जेठ भी कमरे से बाहर आ गए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि कुछ महीने पहले मेरे बड़े बेटे की कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें किसी और ने सामने वाले का खून कर दिया। लेकिन नाम मेरे बड़े बेटे का आ गया, इसलिए मेरे घर में ही छुपकर रहने लगा जब तक कि असली कातिल पकड़ा न जाए। इसलिए सब लोग को हमने ऐसे बोल दिया कि वे विदेश चला गया है और अब तुम्हारी जेठानी इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खाना अपने पति के साथ खाती थी अपने कमरे में। फिर मेरी सास कहने लगी कि हमने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी अभी शादी करके आई हो और ससुराल के में अभी तक तुमने अच्छी तरीके ससुराल को समझा भी नहीं है, इसलिए ये सब बता देंगे तो तुम घबरा जाओगी। ये सब बात सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मैं पछतावा कर रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बहन जैसी जेठानी पे इतना गंदा शक किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन गलती मेरी भी नहीं थी। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैंने किया। फिर मैंने सबसे माफ़ी मांगी और सबने मुझे माफ़ कर दिया। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।